कैसे हैं आप सभी। मैं नीरज शुक्ला आपके अपने परिवार माँ शारदे एकेडमी में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी से मैं बात कर रहा था मेरे प्यारे भाइयों प्यारे मित्रों, मैं बात कर रहा था हिंदी साहित्य पे। तो हमने हिंदी साहित्य में आदिकाल पे चर्चा कर ली थी, उसके बाद भक्ति काल पे चर्चा कर ली थी। आज हम आप सभी से बात करेंगे प्यारे मित्रों, रीति काल पे चर्चा करेंगे। किस पे चर्चा करेंगे मेरे भाई? तो आज हम आप सभी से बात करेंगे रीति काल पे। किस काल पे? तो रीति काल पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रीति काल की। तो रीति काल की जब मैं बात करता मित्रों मेरे भाइयों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ रीति काल की। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, कुछ मैंने आपसे चर्चाएं कर ली, जैसे थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ आदिकाल, थोड़ा सा अभ्यास कर लेता हूँ। आदिकाल का समय क्या था मेरे भाई? तो मैं उसके बारे में आप सभी से बात करता हूँ। आदिकाल का प्रारंभ कब हुआ था मेरे भाई? तो 1350 से लगा करके 1700 ईस्वी तक इसका क्या था, ये भी समय किसमें था? विक्रम संवत में था। किसमें था मेरे भाई? आदिकाल नहीं, माफी चाहेंगे, आदिकाल जो था 1050 से लेकर के 1050 से लेकर के 1350 विक्रम संवत तक था। आदिकाल के बाद आता है भक्ति काल। भक्ति काल के समय की यदि मैं बात करता, भक्ति काल कब से प्रारंभ होता है? तो भक्ति काल की मैं बात करता हूं मेरे भाई, तो 1350 से लगा करके 1700 विक्रम संवत तक इसका जो समय था मेरे भाई। और उसके बाद आज आप सभी से मित्रों मैं बात करूंगा किसकी? तो आज मैं बात करूंगा रीति काल की। किसकी मैं बात करूंगा? रीति काल की। तो रीति काल का समय कब से प्रारंभ होता है मेरे भाई? तो रीति काल का समय 1700 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक है। वो भी समय किसमें दिया है मेरे भाई? समय दिया है विक्रम संवत में। मेरे भाई मेरे लाल मेरे साथियों, यदि मैं आपसे बात करूं हिंदी साहित्य में रीति काल और आधुनिक काल को यदि पढ़ लिया मेरे भाई, तो समझो हिंदी साहित्य का सब कुछ पढ़ लिया। सबसे ज्यादा प्रश्न कहां से बनते हैं मेरे भाई? तो सबसे ज्यादा प्रश्न रीति काल और आधुनिक काल से ही पूछे जाते हैं हमारी परीक्षा में। तो सबसे पहले मैंने बात करी है रीति काल की। इन दोनों पे तो मैं चर्चा कर चुका हूं, इसकी भी बात कर चुका हूं, इसकी भी बात कर चुका हूं। अब मैं बात करता हूं, किसकी बात करता हूं मेरे भाई? रीति काल की। यदि मैं रीति काल की बात करूं मेरे भाई, रीति काल का अर्थ क्या होता है? यदि आपसे बात करूं मेरे भाई, रीति काल का अर्थ क्या होता? अच्छा, रीति का मतलब क्या होता है? काल का मतलब होता है समय। यदि इसको मैं अलग अलग तोड़ता हूं, यदि मैं इसे अलग अलग तोड़ता, ये होता है रीति प्लस काल होता है। क्या होता है? रीति प्लस काल। काल का अर्थ क्या होता है? काल का अर्थ होता है समय। और रीति का अर्थ क्या होता है मेरे भाई? रीति का अर्थ होता है बंधा हुआ। रीति का अर्थ होता है बंधा हुआ, बंधा हुआ या सधा हुआ। और भी यदि मैं बात करता तो और इसका अर्थ क्या होता है? सधा हुआ। क्या होता है? सधा हुआ। अच्छा, बंधा हुआ मतलब ये होता है प्यारे भाइयों, यदि मैं बात करता हूं रीति का मतलब होता है रीति रिवाज परंपराओं में। तो देखा होगा मेरे भाई, बहुत से लोग अपनी परंपराओं में क्या होते हैं? बंधे होते हैं। परंपराओं के खिलाफ यानी रीतियों के खिलाफ नहीं जा सकते मेरे भाई, ऐसा कहा जाता है। और वो क्या कहते हैं? अपनी रीति और रिवाज जो उनके यहाँ रिवाज होते हैं उनको नहीं तोड़ते हैं। जैसे आप सभी ने देखा होगा कि हमारे यहाँ कोई सदस्य आ जाता है तो हमारे यहाँ कुछ अलग रीति रिवाज है, उनके यहाँ कुछ अलग रीति रिवाज है, तो इन सबका पालन करना होता है। और रीति रिवाज के कुछ क्या होते हैं? यदि मैं बात करता रीति के कुछ, माफ कीजिए, रीति के कुछ क्या होते हैं? नियम भी होते हैं। इसके नियम भी होते हैं, नियम कानून भी होते हैं। यदि मैं बात करता मेरे भाई, तो रीति के बाद क्या होते हैं? रीति के कुछ नियम भी होते हैं, कानून भी होते हैं, उसके विरुद्ध हम लोग नहीं जा सकते हैं, ऐसा कहा जाता है मेरे भाई। तो उम्मीद करता हूँ आगे मैं बात करता हूँ मेरे भाई, आगे मैं बात करता हूं आप सभी से। इसमें किस रीति काल की यदि मैं बात करता हूं, इसमें किसका वर्णन है? तो इसमें भौतिक संरचना की बात कही गई। किसकी?
तो भौतिक संरचना, भौतिक संरचना की बात कही गई है। भौतिक संरचना का क्या मतलब होता है? भौतिक संरचना की यदि मैं बात करूं, रीतिकाल में किसका वर्णन है? तो रीतिकाल में नारी चरित्र का वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है? सबसे ज्यादा वर्णन किसका किया गया है? तो नारी चरित्र का वर्णन किया गया। किसका? नारी चरित्र का वर्णन किया गया है। नारी को जो है देवी का रूप बताया जाता है। आगे मैं बात करता हूं नारी चरित्र और क्या कहते हैं? भोग विलास। और किसका वर्णन है? भोग विलास। कहीं कहीं पे नारी को यदि मैं बात करता हूं क्या कहा जाता है? देवी का रूप कहा जाता है। और कहीं कहीं पर नारी को केवल भोग विलास की संज्ञा दी गई है मेरे भाई। और मैं बात करता हूं और किसका वर्णन इसमें देखने को मिलता है? ऐश्वर्य का वर्णन देखने को मिलता है। किसका? ऐश्वर्य का वर्णन देखने को मिलता है। इन सब चीजों की चर्चा किसमें की गई है मेरे भाई? इन सब चीजों की चर्चा किसने की गई है मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे साथियों, मेरे भाइयों? तो मैं बात कर रहा हूं आप सभी से रीतिकाल की। यदि रीतिकाल का समय पूछा जाता है, प्रारंभ कब हुआ था? 1700 ईस्वी में। विक्रम संवत में अंत कब हुआ? 1900 ईस्वी में। ये भी ईस्वी में नहीं है, माफ कीजिएगा, ये विक्रम संवत में दिया होता है। और संवत जो होता है ईस्वी से 57 साल आगे होता है मेरे भाई। और उसके बाद मैं बात करता हूं रीतिकाल का अर्थ क्या होता है। तो रीतिकाल को यदि बात करता है, रीति प्लस काल, काल का मतलब होता है समय। और यहाँ समय जो दिया है वो किस में दिया है? वर्ष में दिया है, या हम कह सकते हैं शताब्दी में दिया। किस में दिया है? शताब्दी में दिया है। और इसका मतलब क्या होता है? सधा हुआ या बंधा हुआ। इसके कुछ नियम होते हैं, कानून होते हैं। उम्मीद करता हूं इतनी कहानी समझ में आ गई होगी। इसमें किसका वर्णन किया गया है? तो नारी चरित्र का वर्णन में देखने को मिलता है। और मैं बात करता हूं इसमें किस भाषा की प्रधानता है। यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा, इसमें यदि पूछा जाए रीतिकाल में किसकी प्रधानता है मेरे भाई, किस भाषा की प्रधानता है मेरे भाई, इसमें ब्रज भाषा। किस भाषा की प्रधानता है? तो मेरे भाई इसमें ब्रज भाषा की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है? तो ब्रज भाषा की प्रधानता है। किस भाषा की? तो ब्रज भाषा की प्रधानता है। प्रधानता का मतलब है, इसका मतलब है मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे साथियों, ब्रज भाषा का सबसे ज्यादा वर्णन इसमें किया गया है। उसके बाद यदि मैं बात करता हूं रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है मेरे बच्चा, मेरे भाई, मेरे साथियों, रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है? तो रीतिकाल के प्रवर्तक चिंतामणि त्रिपाठी हैं। कौन है? चिंतामणि त्रिपाठी जी हैं। कौन है मेरे भाई? तो चिंतामणि त्रिपाठी जी जो हैं वो क्या है? रीतिकाल के प्रवर्तक हैं। उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आ रही होंगी। यदि रीतिकाल के प्रवर्तक की बात की जाती है तो कौन है? चिंतामणि त्रिपाठी जी हैं। और मैं बात करता हूं किस काल में राज कवियों का वर्णन किया गया है। तो रीतिकाल में ही राज कवियों का वर्णन किया गया। किस कवियों का वर्णन किया गया मेरे भाई? तो राज कवि का वर्णन किया गया है। किसका? तो राज कवियों का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? तो राज कवियों का वर्णन किस काल में किया गया है, ये पूछा जाता है मेरे भाई। तो रीतिकाल में ही राज कवियों का वर्णन किया जाता है। उम्मीद करता हूं इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं होगी मेरे भाई। आगे मैं चलता हूं। अब मैं बात करता हूं रीतिकाल को किन किन नामों से जाना जाता है, किसने रीतिकाल को क्या नाम दिया है। उम्मीद करता हूं इतनी कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी मेरे भाई। आगे मैं बात करता हूं। अब मैं आप सभी से मित्रों बात करता हूं, अब हमें बात क्या करना है मेरे भाई। तो अब मैं बात करता हूं रीतिकाल के नामों की। मैं बात करता हूं रीतिकाल के अन्य नाम पे चर्चा करता हूं। किस पे बात करता हूं मेरे भाई? तो रीतिकाल के अन्य नाम, इसके अन्य क्या क्या नाम हैं
और किसने क्या नाम दिया है मेरे भाई। तो मैं बात करता हूं रीतिकाल को रीति काव्य की संज्ञा किसने दी है मेरे भाई। सबसे पहले मैं बात कर लेता रीतिकाल को रीति काव्य की संज्ञा किसने दी है। तो रीति काव्य की संज्ञा किसने दी है मेरे भाई। तो जॉर्ज ए ग्रियर्सन ने इसे क्या कहा है, जॉर्ज ए ग्रियर्सन ने इसे कहा था, ग्रियर्सन ने कहा था, जॉर्ज ए ग्रियर्सन ने मेरे भाई इसे कहा था। ग्रियर्सन है ऐसे ही कुछ, हाँ ग्रियर्सन ने ही कहा था रीति काव्य। उसके बाद मैं बात करता हूं अलंकृत काल किसने कहा। रीति काल को और किस नाम से जाना जाता है, से अलंकृत काल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, अलंकृत काल के नाम से जाना जाता है। अच्छा, अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी है मेरे भाई। तो अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी है, तो मिस्र बंधु ने दी है। किसने दी थी, मिस्र बंधु ने दी थी। मिस्र बंधु का मतलब है ये तीन भाई थे, तीन भाई थे। कितने भाई थे, तीन भाई थे। उसके बाद में मैं बात करता हूं, उसके बाद में बात करता हूं इसे और किस नाम से जाना जाता था मेरे भाई। इसे श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था मेरे भाई, श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता था। अच्छा, श्रृंगार काल इसे किसने कहा है, यह श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी है मेरे भाई। तो यदि मैं बात करता श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी है, तो आचार्य विश्वनाथ ने दी है। किसने दी है मेरे भाई, तो आचार्य विश्वनाथ ने दी है। किसने दी है, आचार्य विश्वनाथ ने दी है, विश्वनाथ ने दी है। और इसे किस नाम से जाना जाता है मेरे भाई। यदि मैं बात करता हूं रीतिकाल को, और इसे क्या कहा जाता है, तो अंधकार काल के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्या, अंधकार काल, अंधकार, अंधकार काल के नाम से भी जाना जाता है। अंधकार काल की संज्ञा किसने दी थी मेरे भाई, तो अंधकार की संज्ञा किसने दी थी, तो अंधकार काल की संज्ञा जो है त्रिलोचन ने दिया था। किसने दिया था, त्रिलोचन ने दिया था। किसने दिया था मेरे भाई, त्रिलोचन ने दिया था। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आप सभी को, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी मेरे भाइयों। अब मैं बात कर लेता हूं उसे किस किस नाम से जाना जाता है। तो यदि बात कर लेता हूं रीति काव्य किसने कहा है रीतिकाल को, तो जॉर्ज ए ग्रियर्सन ने कहा था मेरे भाई। उसके बाद मैं बात करता हूं रीतिकाल को अलंकृत काल के नाम से किसने बताया था, तो मिस्र बंधु ने रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा दी थी। उसके बाद में बात करता मेरे भाई श्रृंगार काल किसने कहा है रीतिकाल को, तो रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा, तो आचार्य विश्वनाथ ने कहा था। और इसके बाद में चर्चा करता हूं मेरे भाई जो अंधकार काल है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये किसने कहा था, तो त्रिलोचन ने रीतिकाल को अंधकार के नाम से पुकारा था, या अंधकार काल की संज्ञा ली थी। इन्होंने रीति काल को अंधकार काल भी कह डाला। उसके बाद मैं बात करता हूं रीति काल को कितने भागों में बांटा गया है। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आप सभी को, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी मेरे भाइयों। आगे मैं आप सभी से बात करता हूं, आप सभी से बात करता हूं मेरे भाई। अब मैं बात करता हूं रीतिकाल को कितने भागों में बांटा गया है। यदि मैं बात करता रीतिकाल की, मैं बात कर लेता किस काल की मैं बात कर रहा हूं, रीतिकाल की। तो अभी तो रीतिकाल की शुरुआत है मेरे भाई, इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें मैं बताऊंगा। तो रीतिकाल को कितने भागों में बांटा गया मेरे भाई, तो इसे 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहले मैं बात कर लेता रीतिबद्ध काल के नाम से जानते हैं, इसे क्या कहते हैं, रीतिबद्ध। रीतिबद्ध भी कहा जाता है
और मैं बात करता इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो रीत सिद्ध के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रीत सिद्ध। इसे कितने भागों में बांटा गया है, उसके बाद क्या कहा जाता है, इसे और क्या कहा गया, तो रीति मुक्त। यदि मैं बात करता मेरे भाई मेरे लाल मेरे साथियों, रीति काल को कितने भागों में बांटा गया था, तो रीति काल को कितने भागों में बांटा गया, तो इसे 3 भागों में बांटा गया। कौन से थे? रीतिबद्ध का है, नंबर 2 क्या है, रीत सिद्ध, उसके बाद क्या आ जाता है, रीति मुक्त। तो सबसे पहले हम रीतिबद्ध के कवियों की मैं चर्चा कर लेता। यदि रीतिबद्ध के कवियों की चर्चा कर लेता तो रीतिबद्ध के कवि देख लेता कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले यदि प्रथम कवि की मैं बात करता तो प्रथम कवि कौन थे? चिंतामणि थे। कौन थे? चिंतामणि। चिंतामणि त्रिपाठी जी हैं प्रथम कवि। यदि मैं बात करता रीतिबद्ध काल के प्रथम कवि कौन थे, तो चिंतामणि त्रिपाठी जी थे। कौन थे? चिंतामणि त्रिपाठी जी थे। ठीक है। उसके बाद में बात करता मेरे भाई दूसरे कवि कौन थे, तो दूसरे कवि देवदत्त थे। कौन थे? देवदत्त। इनके बाद किसका नाम आता है? देवदत्त का। इसके बाद यदि मैं बात करता हूं मेरे भाई, ठीक है, इसके बाद में बात करता मेरे भाई देवदत्त के बाद किसका नाम आता है, तो केशवदास जी का नाम आता है। केशवदास जी का नाम आता है। किसका नाम आता है मेरे लाल मेरे भाई? केशवदास जी का नाम आता है। केशवदास जी के बाद में बात करता तो भिखारी दास आते हैं। कौन आ जाते हैं मेरे भाई? भिखारी दास आ जाते हैं। केशवदास, भिखारी दास। इसके बाद मैं बात करता हूं मेरे भाई तो रसिक गोविंदा आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं? रसिक गोविंदा आ जाते हैं। रसिक गोविंदा, रसिक गोविंदा आ जाते हैं। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ रही होगी। रसिक गोविंदा के बाद में बात करता तो कौन आ जाते हैं? पद्मा। कौन आ जाते हैं? रसिक गोविंदा के बाद कौन आ जाते हैं? पद्माकर आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं? पद्माकर आ जाते हैं मेरे भाई। इसके बाद मैं बात कर लेता हूं, यहाँ पे थोड़ा सा रफ करता हूं क्योंकि रीतिबद्ध काल के कवियों की अभी मैं चर्चा कर रहा था। तो पद्माकर के बाद कौन आ जाते हैं मेरे भाई? रसलील आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं? अगले कवि कौन होंगे? तो रसलील होंगे। कौन होंगे? रसलील होंगे। इसके बाद मैं बात करता मेरे भाई रसलील के बाद कौन आ जाते हैं मेरे भाई? तो रसलील के बाद आ जाते हैं सुखदेव। कौन आ जाते हैं? सुखदेव मिश्र आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं मेरे भाई? सुखदेव मिश्र आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं मेरे भाई? तो सुखदेव मिश्र आ जाते हैं। सुखदेव मिश्र के बाद किसका नाम आता है मेरे भाई? तो सुखदेव मिश्र के बाद याकृत। किसका नाम आता है? याकृत खां का नाम आता है। किसका नाम आता है? याकृत खां का नाम आता है। इसके बाद मैं चर्चा करता मेरे भाई तो कौन आ जाते हैं? भूषण आ जाते हैं। इसके बाद किसका नाम आता है? भूषण का आता है। भूषण के बाद यदि मैं बात करता मेरे भाई किसका नाम आता है? मतीराम का नाम आता है। किसका नाम आता है? मतीराम का नाम आता है। मतीराम के बाद यदि मैं बात करता मेरे भाई और कौन कवि थे तो जसवंत सिंह भी आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं? जसवंत सिंह भी आ जाते हैं। जसवंत सिंह। तो इतने कवि जो थे रीतिबद्ध काल के कवि थे, रीतिबद्ध के कवि थे। कौन कौन से थे एक बार मैं अभ्यास करता हूं तो चिंतामणि त्रिपाठी थे, देवदत्त थे, केशवदास, भिखारी दास, रसिक गोविंदा, पद्माकर, रसलील, सुखदेव मिश्र, याकृत खां, भूषण, मतिर, जसवंत सिंह। उसके बाद में बात कर लेता दूसरा पार्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं रीतिबद्ध की मैं बात कर लेता। किसकी मैं बात कर रहा था? रीति सिद्ध की मैं बात करता हूं। अब किसकी बात करना बाकी है मेरे भाई? अब हम बात करते हैं आप सभी से रीति सिद्ध की। इसकी मैं बात करता हूं, रीति सिद्ध की मैं बात करता हूं। रीति सिद्ध। इसके बाद रीति मुक्त जो हो जाता है यहाँ पर हो जाएगा रीति मुक्त। क्या हो जाता है? रीति मुक्त। ठीक है। तो रीति सिद्ध के कवियों की यदि मैं बात करता मेरे भाई मेरे लाल, यदि मैं रीति सिद्ध के कवियों की बात करता तो सबसे पहले नाम किसका आ जाता है मेरे भाई? तो सबसे पहले नाम आ जाता है बिहारी दास। किसका आ जाता है?
बिहारी दास जी का नाम आता है, बिहारी का नाम आ जाता है। उसके बाद मैं बात करता हूँ किसका नाम आता है, रसनिधि, रसनिधि आ जाते हैं। रसनिधि के बाद मैं बात करता मेरे भाई वृंद का नाम आता है। वृंद के बाद यदि मैं बात करता तो राम सहाय का नाम आता है। किसका, राम सहाय का नाम आता है। तो जो रीत सिद्ध के कवि हैं, केवल 4 कवियों पे ही चर्चा करूंगा, क्योंकि जिनसे हमारी परीक्षा में प्रश्न बनते हैं मेरे भाई, तो केवल हम उन पे ही चर्चा करेंगे, अन्य पे चर्चा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है उनकी मैं ना बात करता हूँ, बात किसकी करता हूँ, जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ रीति मुक्त के कवियों की मैं बात करता, रीति मुक्त के कवि की मैं बात करता मेरे भाई, तो सबसे पहले कौन आ जाते हैं, घनानंद आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं, घनानंद आ जाते हैं। उसके बाद कौन आ जाते हैं, ठाकुर आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं, ठाकुर आ जाते हैं। उसके बाद कौन आ जाते हैं, आलम आ जाते हैं। उसके बाद किसका नाम आता है, आलम का नाम आता है। इसके बाद किसका नाम आता है, दुजदेव का नाम आता है। किसका, दुजदेव का नाम आता है। ये है रीति काल के प्रमुख कवि। यदि मैं बात करता मेरे भाई, ये पूरा का पूरा डायग्राम जो है, इतने कवि जो हैं, इतने कवियों के बारे में मुझे पढ़ना है, इनकी रचनाओं के बारे में पढ़ना है, जो हमारी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और रोचक भी हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं मेरे भाई। तो आज हम चर्चा करेंगे इन पे। तो कुछ प्रमुख कवियों पे मैं चर्चा कर लूंगा, क्योंकि सारे कवियों पे तो एक दिन में चर्चा ना हो पाएगी मेरे भाई, एक क्लास में ना हो पाएगी चर्चा। तो इसीलिए कुछ कवियों की मैं चर्चा कर लेता हूं, और मैं स्टार्टिंग से चलूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा रीतिबद्ध काल के कवि की मैं बात करता, उनके कवियों की पहले बात करूंगा, उनका जन्म कहाँ हुआ था, डिटेल से हर एक कवि के बारे में डिटेल से चर्चा करूंगा, क्योंकि यहाँ से ही बहुत ज्यादा प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये कहानी समझ में आ रही होगी। तो आगे मैं बात करता हूं प्यारे साथियों, आप सभी से मैं बात करता हूं मेरे भाई मेरे लाल। उम्मीद करता हूं ये कहानी तो है बेहतर तरीके से समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की आप सभी को कोई समस्या नहीं हो रही होगी मेरे भाई। अब मैं आप सभी से बात करूंगा प्यारे साथियों, मैं अब आप सभी से बात करूंगा। अब किस पे मैं बात करूंगा, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रीतिबद्ध काल के कवियों की। सबसे पहले मैं बात करता हूं रीतिबद्ध के प्रमुख कवियों की मैं बात करता। अगली हेडिंग ये है मेरे भाई, रीतिबद्ध के प्रमुख कवियों की मैं चर्चा करता हूं। यहां से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। चिंतामणि रीतिबद्ध के कवि थे, या रीति मुक्त के कवि थे, या रीत सिद्ध के कवि थे, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे भाई, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, अक्सर पूछ लिया जाता। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं चिंतामणि की। किसकी मैं बात करता, चिंतामणि त्रिपाठी जी की मैं बात करता हूं। चिंतामणि त्रिपाठी जी की मैं बात करता, तो चिंतामणि त्रिपाठी जी की मैं जब बात करता मेरे भाई, तो चिंतामणि त्रिपाठी जी की जब मैं बात करता हूं, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो ये समझ लेना मेरे भाई, ये जो है कानपुर के निवासी थे। जन्म जो हुआ था इनका जन्म कहाँ हुआ था, कानपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था, कानपुर। अच्छा, कानपुर में एक शहर था, यानी एक गांव था, जिसका नाम क्या था, तिकुवापुर था। क्या था, तिकुवापुर। तिकुवापुर। और डिटेल से यदि मैं बात कर रहा हूँ, तिकुवापुर था मेरे भाई। और यदि मैं बात करता इससे इनके जन्म की, तो ये कहाँ के निवासी थे, तो उत्तर प्रदेश के निवासी थे। इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा मेरे भाई। और बात करता, एक प्रश्न इनसे बनता, ये कितने भाई थे, तो ये 4 भाई थे। कितने भाई थे, 4 भाई थे।
जो 3 भाई थे उसमें कवि ही थे। 3 भाई जो ये थे ये कवि थे। कौन कौन से थे? तो सबसे पहले यही थे, चिंतामणि थे। और उसके बाद मैं बात करता तो मतीराम थे, मतीराम थे। और उसके बाद कौन थे मेरे भाई? मतीराम के बाद भूषण का नाम आता है। भूषण के बाद कौन आते हैं मेरे भाई? भूषण के बाद कौन आ जाते हैं? जटाशंकर आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं मेरे भाई? भूषण के बाद किसका नाम आता है? भूषण के बाद जटाशंकर का नाम आता है। किसका नाम आता है मेरे भाई? जटाशंकर का नाम आता है। ये जो थे ये 4 भाई थे, चिंतामणि, मतीराम, भूषण, जटाशंकर। कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है तो ये 4 भाई थे, चिंतामणि, मतीराम और भूषण। ये तीनों क्या थे? कवि थे। तीनों क्या थे? कवि थे। और किस काल के कवि थे? तो रीति काल के कवि थे। रीति काल में किस सिद्ध के कवि थे? तो ये रीतिबद्ध के कवि थे मेरे भाई। ये मैं बात करता किस काल के कवि थे? रीति काल के कवि थे। रीति काल के कवि थे। यदि मैं डिटेल से बात करता रीति काल में तो रीतिबद्ध के कवि थे। किसके कवि थे? रीतिबद्ध के कवि थे मेरे भाई। और डिटेल में पूछो, क्या पूछोगे? जो पूछोगे उसका आंसर आता है। यदि मुझे आता है तो आपको भी आता है मेरे भाई। कछु भी पूछ लें, कोई समस्या ना होगी। चाहे जैसे हमसे पूछें, हमें ना दिक्कत होगी। इसके बाद मैं बात करता हूँ ये आश्रयदाता किसके थे। यदि मैं आश्रयदाता की मैं बात करता मेरे भाई, यदि मैं बात करता आश्रयदाता की मैं बात कर लेता। आश्रयदाता, आश्रयदाता ये किसके थे? तो मैं बात करता मेरे भाई तो शाहजहां का नाम आता है। किसका? शाहजहां का नाम आता है, शाहजहां। इसके बाद में इनकी रचनाओं की मैं बात करता हूं मेरे भाई। इनकी जो रचना है जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो एक अहम भूमिका निभाएंगी। तो सबसे पहले इनकी रचना कौन सी है? सबसे पहले इनकी रचना कौन सी है? कविकुल है। कौन सी रचना है? कविकुल है। कौन सी है? कविकुल की मैं बात करता। उसके बाद कौन सी है मेरे भाई? कविकुल के बाद कौन सी है? कविकुल के बाद कौन सी? कल्पतरु रचना किसकी है? कल्पतरु इन्हीं की रचना है। कल्पतरु के बाद मैं बात करता मेरे भाई तो श्रृंगार मंजरी भी इनकी रचना है। कौन सी? तो श्रृंगार मंजरी भी इनकी रचना है। इसके बाद मैं बात करता श्रृंगार मंजरी के बाद मैं बात करता तो काव्य विवेक भी इनकी एक रचना है। कौन सी रचना है? काव्य विवेक भी इन्हीं की रचना है। काव्य विवेक के बाद इनकी एक रचना आती है, पिंगल आती है। पिंगल किसकी रचना है? तो भैया चिंतामणि की रचना है। काव्य विवेक, पिंगल, पिंगल के बाद कौन सी रचना आती है? तो मेरे भाई इनकी एक रचना आती है मेरे भाई कवित्व विचार भी इनकी एक रचना है। कौन सी है? तो कवित्व विचार भी है। कवित्व विचार के बाद एक इनकी और रचना आती है। कवित्व विचार के बाद रामायण आती है। क्या आती है? रामायण। मेरे भाई रामायण पे तो स्टार लगा लेना, क्योंकि रामचरितमानस तुलसीदास की है, लेकिन रामायण किसकी है? तो रामायण चिंतामणि की भी रचना है। हालांकि इसमें भी राम का वर्णन किया है इन्होंने। इसके बाद मैं बात करता हूं तो एक रचना इनकी है काव्य प्रकाश। क्या है? काव्य प्रकाश भी इनकी एक रचना है। और मैं बात करता इनके रचनाओं की मैं बात करता मेरे भाई काव्य प्रकाश के बाद कौन सी इनकी रचना है? तो कृष्ण चरित्र एक इनकी रचना है। कृष्ण चरित्र के बाद मैं बात करता तो इनकी एक रचना है रस विलास। कौन सी रचना है मेरे भाई? तो रस विलास भी इन्हीं की रचना है। रस विलास के बाद मैं बात करता तो छंद शास्त्र, छंद विचार भी इनकी रचना है। हाँ, छंद शास्त्र इनकी नहीं है, छंद विचार भी,
छंद विचार भी इनकी रचना है। कौन सी? छंद विचार भी किसकी रचना है? तो छंद विचार भी चिंतामणि त्रिपाठी की रचनाएं हैं। इतनी रचना हमारी परीक्षा में पूछी जाती है। किससे? चिंतामणि त्रिपाठी जी से। तो सबसे पहले मैं इनकी रचनाओं पे चर्चा करता हूं मेरे भाई। तो सबसे पहले मैं आप सभी से बात करता, इनकी रचना में बात कर लेता। कविकुल किसकी रचना है? कविकुल इनकी रचना है कल्पतरु इन्हीं की रचना है। श्रृंगार मंजरी भी इनकी रचना है। काव्य विवेक है, पिंगल इनकी रचना है। कवित्व विचार भी इनकी रचना है। रामायण पे तो स्टार लगा लेना, ये पूछी जाती है रामायण किसकी रचना है। लोग तुलसीदास पे टिक कर देते हैं, बट बेटा उनकी रचना नहीं है। काव्य प्रकाश किसकी रचना है? काव्य प्रकाश चिंतामणि की रचना। काव्य प्रकाश के बाद कृष्ण चरित्र, रस विलास, छंद विचार, ये सब किसकी रचनाएं हैं मेरे भाई? तो ये सारी की सारी रचनाएं जो हैं चिंतामणि त्रिपाठी जी की रचनाएं हैं। उम्मीद करता हूं इनसे इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ये सारी कहानी समझ में आ गई होगी आप सभी मित्रों को, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी मेरे भाइयों को। अब मैं बात करता हूं आगे, मैं आप सभी से बात करता मेरे भाई। अब मैं बात करता हूं भूषण जी की, मैं बात करता किसकी मैं बात करता? भूषण जी की मैं बात करता। यदि मैं भूषण की बात करता मेरे भाई, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म स्थान से कोई विशेष मतलब नहीं है मेरे भाई, क्योंकि प्रश्न नहीं पूछे जाते। यदि मैं इनके जन्म की मैं बात करता, इनका जन्म जो हुआ था 1613 ईस्वी में हुआ थे। और मृत्यु की मैं बात करता तो इनका मृत्यु 1715 ईस्वी में हुई थी मेरे भाई। जन्म इनका 1613 ईस्वी में और मृत्यु जो हुई थी, नहीं हाँ, ये विक्रम संवत में जन्म और मृत्यु जो दिया है मेरे भाई, सॉरी विक्रम संवत में दिया है, ईस्वी में नहीं दिया है। इसके बाद में मैं बात करता आश्रयदाता, ये किसके थे? यदि मैं आश्रयदाता की मैं बात करता प्यारे भाइयों, आश्रयदाता की मैं बात करता मेरे भाई, तो शिवाजी के थे। किसके थे? शिवाजी। और उसके बाद हम इनकी रचनाओं पे यदि मैं प्रकाश डालता हूं, भूषण की रचनाओं पे मैं प्रकाश डालता हूं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है मेरे भाई। तो इनकी एक रचना है शिवराज भूषण। कौन सी रचना है? शिवराज भूषण इन्हीं की रचना है, क्योंकि शिवराज में भूषण यदि जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? शिवराज भूषण। और उसके बाद कौन सी रचना है? शिव बावनी रचना है। कौन सी रचना है मेरे भाई? इनकी दूसरी रचना है शिव बावनी रचना है। कौन सी रचना है? शिव बावनी एक इनकी रचना है। शिव बावनी के बाद यदि मैं बात करता तो इनकी एक रचना है छत्र। कौन सी रचना है मेरे भाई? छत्रसाल दशक। छत्रसाल दशक इनकी एक रचना है। छत्रसाल दशक भी इनकी रचना है। तो इतनी ही रचनाएं, 3 रचनाएं हैं जो प्रमुख हैं। इनकी रचनाओं से प्रश्न हमारी परीक्षाओं में बनते हैं, और भी इनकी ढेर सारी रचनाएं हैं। लेकिन मेरे भाई जो हमारी काम की हैं बस उन्हीं पे चर्चा करते हैं, जो हमारी परीक्षाओं के दृष्टि से बहुत ही रोचक एवं महत्वपूर्ण है मेरे भाई। उम्मीद करता हूँ भूषण की भी कहानी धीरे धीरे समझ में आ रही होगी। भूषण के बाद मैं यदि बात करता, उसके बाद मैं बात कर लेता मतीराम की। तो मतीराम और भूषण जो थे किसके भाई थे? तो ये सब चिंतामणि त्रिपाठी के ही भाई थे। ये तीनों सगे सगे भाई थे, एक ही माता के पुत्र थे मेरे भाई। सगे भाई का तो अर्थ यही होता, एक ही माता से जन्मे। अब मैं बात करता मतीराम का जन्म, यदि मैं बात कर लेता। अच्छा, मतीराम का जो जन्म हुआ था 1617 विक्रम संवत में भी इनका भी जन्म हुआ था। यदि मैं बात करता, इनसे बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। इनकी मैं आश्रयदाता की मैं बात कर लेता मेरे भाई। तो आश्रयदाता की जब मैं बात करता तो ये किसके थे मेरे भाई? तो ये आश्रयदाता किसके थे? मतीराम के थे। किसके? माफ कीजिएगा, ये जहांगीर के थे। किसके थे? जहांगीर के थे।
जहांगीर के थे। किसके थे? जहांगीर के थे। और ये ज्ञानचंद्र के भी आश्रयदाता थे। किसके? ज्ञानचंद्र के आश्रयदाता थे। इसके बाद हम इनकी रचनाओं पे प्रकाश डालते हैं। यदि मैं इनकी रचनाओं पे प्रकाश डालता हूं मेरे भाई, जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो सबसे पहले इनकी मतिराम की जो रचना है, मतिराम जी की जो रचना है, उन पर मैं प्रकाश डालता हूं। तो इनकी एक पहली रचना है, इनकी बहुत सी रचनाएं हैं। पहली रचना है फूल मंजरी। कौन सी है मेरे भाई? फूल मंजरी है इनकी रचना। उसके बाद में कौन सी है? साहित्य। साहित्य सार भी इनकी रचना है। कौन सी है मेरे भाई? तो साहित्य सार है। साहित्य सार के बाद कौन सी है? लक्षण श्रृंगार है। कौन सी है मेरे भाई? तो लक्षण श्रृंगार है। लक्षण श्रृंगार के बाद एक इनकी रचना बहुत ही प्रसिद्ध है, ललित ललाम भी इनकी रचना है। कौन सी? तो ललित ललाम भी इन्हीं की रचना है। ललाम भी इन्हीं की रचना है। ललाम भी इन्हीं की रचना है। उसके बाद मैं बात करता हूँ रसराज किसकी रचना है? तो इन्हीं की रचना है। रसराज किसकी रचना मेरे भाई? तो रसराज। और क्योंकि रसराज जो है एक रचना, रसराज जो थी नहीं, रस विलास किसकी रचना थी मेरे भाई? तो रस विलास चिंतामणि की रचना थी, जो मैं अभी आपसे बात कर चुका था। रसराज, रसराज और शतसई इनकी रचना है। रसराज और शतसई पूरी रचना का नाम है। रसराज और शतसई इनकी रचना है। शतसई भी इनकी रचना है। अच्छा, शतसई का मतलब देख करके मेरे भाई, शतसई देख करके ये मत लगा देना, मत लगा देना। रसराज किसकी? रसराज और शतसई है। और उसके बाद इनकी रचना की मैं बात करता, तो एक इनकी रचना है अलंकृत। कौन सी रचना है? अलंकृत। अलंकृत और पंचसिका इनकी रचना है। पंचसिका इनकी रचना है। इसके बाद मैं बात करता हूँ मेरे भाई, इसके बाद मैं अगले कवि पे बात करता हूँ। अगले कवि कौन से होंगे? देवदत्त। उम्मीद करता हूँ मतिराम जी से जितने भी प्रश्न पूछने की संभावना थी, सब पे चर्चा कर ली मेरे भाई। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इनकी जो रचनाएं हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेरे भाई। स्टार लगा लेना, बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। फूल मंजरी किसकी रचना है? साहित्य सार किसकी रचना है? लक्षण श्रृंगार, ललित ललाम, अलंकृत पंजाम, रस राज, सतसई, साहित्य सार और फूल मंजरी, तीन रचनाएं मेरे भाई इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपकी परीक्षा में अक्सर पूछ ही ली जाती हैं मेरे भाई। आगे मैं बात करता हूं मेरे भाई देवदत्त की। आगे मैं प्यारे साथियों आप सभी से मैं बात करता हूं देवदत्त की। किसकी मैं बात करता हूं? देवदत्त की। किसकी बात करना है? हर एक कवि पे चर्चा करेंगे, डिटेल से चर्चा करेंगे, जितना हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देवदत्त की मैं बात करता हूँ मेरे भाई। जब मैं देवदत्त की बात करता, तो ये इनका जन्म कहाँ हुआ था मेरे भाई? तो जन्म इनका इटावा में हुआ था। कहाँ हुआ था? इटावा में हुआ था। आश्रयदाता इनके कौन थे? यदि मैं इनके आश्रयदाता की मैं बात करता, आश्रयदाता की मैं बात करता प्यारे भाई, तो इनके आश्रयदाता क्या थे? आजम शाह थे। कौन थे? आजम शाह। आजम शाह इनके आश्रयदाता थे। अब इनकी हम रचनाओं पे प्रकाश डालेंगे, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से इनकी रचनाएं भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और हमारी परीक्षाओं में अक्सर पूछ ली जाती हैं। तो सबसे पहले इनकी रचना जो है, वो पहली रचना है भाव विलास। कौन सी रचना है मेरे भाई? तो भाव विलास इनकी एक रचना है। उसके बाद यदि मैं बात करता, तो कौन सी है? भाव विलास, भवानी विलास। कौन सी रचना है? भाव विलास, भवानी विलास। और भवानी विलास के बाद यदि मैं बात करता मेरे भाई, तो भवानी विलास के बाद इनकी कौन सी रचना है? तो जाति विलास। कौन सी है? जाति विलास। भाव विलास, भवानी विलास, जाति विलास। जाति विलास के बाद इनकी एक रचना है, बहुत प्रसिद्ध है, राम रसायन। कौन सी रचना है? राम रसायन भी इन्हीं की रचना है।
राम रसायन तुम्हारे पाशा, सदा रहे रघुपति के दासा। मेरे भाई, तो राम रसायन किसकी रचना है? तो राम रसायन जो है देवदत्त की रचना है। उसके बाद कौन सी इनकी एक रचना है? सुजान विनोद किसकी रचना पूछी जाती है मेरे भाई? तो अगली इनकी रचना है जो है वो सुजान विनोद है। फिर इनकी एक रचना आती है प्रेम तरंग। कौन सी रचना आ जाती है? प्रेम तरंग इन्हीं की रचना है। प्रेम तरंग के बाद आ जाती है देव शतक। क्या आ जाती है? देव शतक भी इन्हीं की रचना है। देव शतक के बाद बात करते हैं मेरे भाई, तो प्रेम दीपिका भी इन्हीं की रचना है। किसकी? तो प्रेम दीपिका भी इन्हीं की रचना है। उम्मीद करता हूँ ये कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी मेरे भाई। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी? मैं नीरज शुक्ला आपके परिवार मां शारदे एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आज आप सभी ने देखा होगा, एक बहुत 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 बड़ी अपडेट आई है कि 1 लाख, यदि मैं बात करता, दिसंबर तक 1 लाख युवाओं को नौकरी देगी योगी सरकार। कौन देगी मेरे भाई? तो दिसंबर तक 1 लाख युवाओं को नौकरी देगी योगी सरकार। ऐसा योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्विटर की आईडी पे जो है, योगी आदित्यनाथ की ऑफिशियल जो आईडी है उस पर उन्होंने ट्वीट किया है योगी आदित्यनाथ ने। मैं बात करता हूं किस विभाग में ये नौकरी जो रोजगार दे रहे हैं, कौन कौन से विभाग होंगे मेरे भाई, उसके बारे में मैं बात करता हूं। तो वो विभाग होगा शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग और स्वास्थ्य विभाग में मिलेंगे सबसे ज्यादा मौके। कहने का मतलब है मेरे भाई, जो 1 लाख वैकेंसी, जो 1 लाख ये जो रोजगार देंगे, उसकी मैं बात करता हूं तो सबसे पहले कौन सा विभाग है? शिक्षा विभाग है, उसके बाद पुलिस विभाग है, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग है। इन सब में सबसे ज्यादा जो है नौकरी देंगे। और इन्होंने जो ये बात कही है कि कोरोना की दूसरी जो लहर है धीरे धीरे थम जो है ये खत्म हो जाएगी, उसके तुरंत बाद ये है बहुत जल्द इसकी प्रक्रिया चालू हो चुकी है और इस पे बहुत जल्द, और ये निश्चित है कि 2021 में जो है दिसंबर तक नौकरी देंगे। क्योंकि इसका मतलब ये है मेरे भाई, मेरे साथियों, यदि मैं बात करूं दिसंबर तक इनको नौकरी देना पड़ेगा, क्योंकि युवा भी देख रहा है वैकेंसियां नहीं आ रही हैं, बहुत बड़ी दिक्कत है। और सबसे बड़ी चीज तो ये है कि मेरे भाई चुनाव आ रहा है, तो इसलिए इन्हें 1 लाख जो इन्होंने ये बताया है कि 1 लाख युवाओं को जो 1 लाख युवाओं को जो नौकरी देना है वो तो तय है। इसके फॉर्म कब तक आएंगे, क्या जानकारी है, कैसे कैसे क्या चीजें हैं, वो बहुत जल्द कुछ ही दिनों में जानकारी मिल जाएंगी। कहने का मतलब है आप अपनी तैयारी को बनाइए बेहतर, बेहतर से तैयारी कीजिएगा। कोविड के चक्कर में घर पे मत बैठिए, ऑनलाइन ऑफलाइन जहां से भी कुछ भी मिल रहा है पढ़ने को, बेहतरीन तैयारी कीजिएगा और एकदम से तैयार हो जाइए। इसी 1 लाख में अपनी एक सीट पक्की कीजिएगा मेरे भाई। तो आज की वीडियो में इतनी ही, मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ।